2 जुलाई 1757 प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एक धोखे के चलते मारे गए, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक छत्र राज हो गया। करीब 50,000 सैनिक, 500 हाथी, 50 तोपों से लैस उनकी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 3,000 सैनिकों से हार गई थी। सिर्फ इस एक धोखे की बदौलत उनको ये धोखा उनके ही प्रधान सेनापति मीर जाफर ने दिया। मुगलकालीन बंगाल सूबे में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा शामिल थे। इस सूबे की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। तब मुर्शिदाबाद की चकाचौंध तत्कालीन लंदन शहर से भी ज़्यादा थी। इस शहर के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा, मुर्शिदाबाद लंदन जितना बड़ा, आबाद और समृद्ध शहर है। अंतर सिर्फ इतना ही नहीं कि लंदन में जितनी दौलत एक अमीर आदमी के पास है, उससे कहीं ज़्यादा दौलत यहाँ के लोगों के पास है। दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह फर्रुखसियार से शाही फरमान मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपना व्यापार शुरू किया। इस व्यापार के दम पर कंपनी यहाँ अपने कदम जमाने की कोशिश भी कर रही थी। इन सब गतिविधियों के बीच बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का निधन हो गया। वो तब 80 साल के थे। अलीवर्दी खान ने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल के तख्त का उत्तराधिकारी घोषित किया था। सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल के थे जब उन्हें बंगाल की कमान सौंपी गई। बंगाल के इस युवा नवाब के सामने कई चुनौतियां थीं। उनके रिश्तेदार और दरबारी उनसे खफा थे। उनकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम उन्हें पसंद नहीं करती थी। उनके अलावा नवाब अलीवर्दी खान की दूसरी बेटी मोमिना बेगम का बेटा शौकत जंग नवाब बनने की ख्वाब देखता था। हालांकि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की पहली पसंद थे। इसी वजह से शौकत जंग भी उनसे नफरत करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें देखते हुए सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खान ने अपने निधन से पहले उन्हें ब्रिटिश व्यापारियों से सावधान रहने की सलाह दी थी। इसके चलते नवाब कंपनी की गतिविधियों पर खास ध्यान देते थे। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के कुछ विशेष अधिकार दिए थे, जिन्हें दस्तक कहा जाता था। नवाब इन अधिकारों के भी खिलाफ थे, क्योंकि इनके इस्तेमाल के लिए कंपनी उनके दरबारियों को घूस देकर काम चलाया करती थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से नाराज चल रहे मीर जाफर और दूसरे दरबारियों को भड़काने की भी लगातार प्रयास करती रही। बात यहीं नहीं रुकी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को नीचा दिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। इसके जवाब में नवाब ने कलकत्ता पर हमला बोल दिया। वहां की कासिम बाजार इलाके पर कब्जा करने के बाद नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया। नवाब की फौज ने छोटे तहखानों में 146 ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवार वालों को कैद भी कर लिया गया, जिसके चलते 43 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। ये घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। मीर जाफर समेत कुछ मंत्रियों ने नवाब के शासन से नाराज होकर बंगाल में तख्ता पलट का फैसला किया। सिराजुद्दौला को तख्त से उखाड़ फेंकने की इस साजिश की जानकारी बंगाल में कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को दी गई। मौके का फायदा उठाते हुए क्लाइव ने मीर जाफर का साथ देने का फैसला किया। दोनों के बीच सौदा हुआ कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। अपनी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने चंदरनगर पर हमले का आदेश दिया। इससे गुस्साए नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करने का फैसला किया। भारत में कदम जमाने की कोशिश कर रहे फ्रांस ने इस मौके को देखते हुए नवाब की सेना का साथ देने की ठानी। उनके समर्थन से सिराजुद्दौला ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने का फैसला किया। दोनों सेनाओं का सामना प्लासी के मैदान पर हुआ। 23 जून 1757 गुरुवार का दिन प्लासी के मैदान पर गंगा नदी के किनारे नवाब की फौज और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आमने सामने थी। करीब 50,000 सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों से लैस सिराजुद्दौला की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 3,000 सैनिकों और कुछ 12 तोपों के मुकाबले कई गुना बड़ी थी। कंपनी की सेना के सौदे के तहत मीर जाफर ने साजिश को अंजाम दिया। अफगान और मराठाओं से हमले की खतरे का हवाला देते हुए जाफर ने नवाब को एक पूरी सेना नहीं उतारने की सलाह दी। इस सलाह को मानते हुए सिराजुद्दौला ने मीर मदान की अगुवाई में 8 से 10,000 सैनिकों को लड़ने का हुक्म दिया। इस टुकड़ी के अटैक और फ्रेंच तोपों के हमलों से कंपनी के 27 जवान मारे गए। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव ने तय किया कि जैसे तैसे दिन निकल जाने के बाद रात के समय नवाब पर हमले की योजना बनाई। इस बीच बहुत तेज बारिश होने लगी। मानसूनी इलाकों में युद्ध का अनुभव रखने वाले क्लाइव ने तुरंत गोला बारूद को भीगने से बचाया। इस बीच मीर जाफर को सिराजुद्दौला की फौज के गोला बारूद को बर्बाद करने का मौका मिल गया।
ज़्यादा तोपें होने के बाद नवाब कुछ न कर पाने की स्थिति में पड़ गए। बारिश रुकते ही मीर मदान ने स्थिति समझे बिना ही हमला बोल दिया। क्लाइव के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने अपनी सारी तोपें उसकी टुकड़ी की तरफ मोड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नवाब की फौज पर कहर बनकर गिरी। इस लड़ाई में मीर मदान की मौत हो गई। इसके बाद नवाब ने मीर जाफ़र से सलाह मांगते हुए आगे की योजना पूछी। मीर जाफ़र ने नवाब को पीछे हट जाने की सलाह दी। सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र की बात मानने का ब्लंडर कर दिया। लड़ाई के रोके जाने के बाद जब नवाब की फौज वापस लौटने लगी तब क्लाइव की सेना ने फिर अचानक हमला बोल दिया। इससे नवाब और उसकी सेना तितर बितर होकर बौखला गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। 2 जुलाई 1757 में उन्हें वापस मुर्शिदाबाद लाया गया, जहां मीर जाफ़र के बेटे ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनके शव को फांसी पर लटका दिया गया। जिस जगह सिराजुद्दौला की हत्या की गई उसे आज भी नमक हराम देवड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उनके मृत शरीर को हाथी पर चढ़ाकर मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराई गई। मीर जाफ़र यहीं नहीं रुका। इसके बाद उसने सिराजुद्दौला के परिवार की सभी महिलाओं की भी हत्या करवा दी। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला के दिए इस धोखे की वजह से मीर जाफ़र को एक विश्वासघाती के तौर पर जाना जाता है।